अस्सलामुअलैकुम। कीमियाई खादें दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तबाही की न मिटने वाली दास्तान रकम कर चुकी हैं। हमारे किसानों ने खादों और जहरों का बेदरेग इस्तेमाल करके जमीन के बायोटास यानी जमीनी हयातियात को खत्म कर लिया है। जमीन का ऑर्गेनिक मैटर भी तकरीबन खत्म हो चुका है, पीएच बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब खादों के बगैर फसल लेना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। हमें अपनी आइंदा नस्लों को सेहतमंद खुराक देनी है या खुराक के नाम पर एग्रोकेमिकल से तैयार किए गए जहरीले नवाले, ये फैसला हमें आज से ही करना होगा। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक खुराक पैदा करने वाली 90% जमीन बंजर हो चुकी होगी और दुनिया से खुराक नापैद हो जाएगी। यही वजह है कि दुनिया भर में जमीन की बहाली पर काम शुरू हो चुका है, मगर पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर बिल्कुल खामोशी है, जैसे ये कोई मसला है ही नहीं। कीमियाई खादों से होने वाली जमीन की तबाहकारियों के बारे में हम आपको पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं। इस प्रोग्राम में हम किसानों को बताएंगे कि किस तरह जमीन में नामियाती मादे को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह जमीनी हयातियात को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कीमियाई खादों से जान छुड़ाई जा सकती है। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे माहिरीन से जो गुज़श्ता कई सालों से ये सब काम पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमीन की जरखेजी है क्या। सेहतमंद जरखेज जमीन की खूबी ये है कि वो बगैर खादों के हर किस्म की पैदावार देने की सलाहियत रखती है। खादें इजाफी पैदावार के लिए इस्तेमाल होती हैं। जरखेज जमीन का रंग चॉकलेटी ब्राउन होता है और नामियाती मादा 3% तक होता है। जमीन इतनी नरम होती है कि हवा आसानी पौधे की जड़ों तक जा सके। जमीन का पीएच 6 से 7.5 के दरमियान होता है और मुख्तलिफ इक़साम के बायोटास जमीन में जिंदा हालत में मौजूद होते हैं। जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दीगर न्यूट्रिएंट्स मुनासिब मिकदार में पाए जाते हैं। इस तरह की जमीन सिर्फ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ही तैयार हो सकती है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यानी ज़राअत बराए बहाली ज़मीन कितनी ज़रूरी है और अगर पाकिस्तान में इसे बर वक्त लॉन्च ना किया गया तो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये जानने के लिए पाकिस्तान के माया नाज़ ज़री साइंसदान साइम रशीद साहब के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। साइम साहब फरमाइएगा, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है क्या? रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की एक टर्म इस्तेमाल होती है, इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जिसका मकसद होता है कि आप जो कंजर्वेटिव अप्रोच इस वक्त है उसको दोबारा से नाफिज करें मॉडर्न जदीद तरीक़ों के साथ। इसमें आपने ज़मीन को बहाल करना होता है, ज़मीन की अंदर बायोडाइवर्सिटी यानी कि मतनऊ इक़साम को लगाना होता है, वाटर की मैनेजमेंट होती है उसको बेहतर करना होता है, नो टिलिंग करनी होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना होता है कि ताकि ज़मीन जो सी है वो सेल्फ सस्टेन यानी कि अपने पैरों पर खुद खड़ी होकर अपनी पैदावार दे सके और कम से कम उसको हम डिस्टर्ब करें, उसके जो टॉप साइल है उसको कम से कम डिस्टर्ब करें। इसे कहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में आज तक ये मॉडल क्यों नहीं चला, जबकि दुनिया में तो ये बड़ी तेज़ी से चल रहा है और कामयाब भी है? पाकिस्तान में इस मॉडल के ना होने की बड़ी वजह जो सी ये है कि हमारा जो इसमें टीचिंग लाइन है फार्मर्स के लिए वो महकमा ज़राअत है। तो महकमा ज़राअत खुद इससे लाबल्द है, वो खुद ट्रेंड नहीं है, वो अभी तक उसी पे लगे हैं कि दब के बाद रश के खा वाला मॉडल चल रहा है। हालांकि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में आपका जो मकसद होता है कि आपने कम से कम ज़मीन की टॉप लेयर को छेड़ना है। पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, एक बाई डिफ़ॉल्ट हम ऐसी खित्ते में हैं जहाँ पे जो ज़मीन है उसकी कैल्शियम कार्बोनेट की बहुतात है। हमारी 93% ज़मीनें हैं, 93% ज़मीनें हैं, उसकी पीएच जो सी है वो 8 के लगभग है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बहुतात, और इसकी वजह से हमारे अंदर जो सॉइल के अंदर जो फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। सर, आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह हम केमिकल खादें इस्तेमाल करते रहे और हमने सॉइल रीजनरेशन के ऊपर काम ना किया तो आइंदा 10-20 साल हमारे ज़राअत के लिए कैसे होंगे? देखिए, रोज़ बरोज़ हमारी जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, हमारा जो ज़मीन का सख्तपन बढ़ता जाएगा, हमारे लिए मसाइल पैदा होते जाएंगे कि हमारी जो फसलें हैं वो अपनी जो जिसे कहते हैं अफादियत ज़मीन है वो खोती जाएगी। एक वक्त आएगा कि ज़मीन हमारी चंद मखसूस फसलों के अलावा बाकी फसलों को कबूल ही नहीं करेगी। उस वक्त जाकर हम वही कंडीशन पैदा हो जाएगी कि हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास खाद है, पानी है, लेकिन हमारी ज़मीन फसलों को कबूल नहीं कर रही। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि पाकिस्तान ने इस साल जो आपके मिलेनियम गोल से जो 2001 में उसमें पाकिस्तान ने साइन किया था कि पाकिस्तान
2030 तक अपने 10% रकबे को ऑर्गेनिक यानी कि नामियाती मादे के काश्तकारी पे ले जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 2009 में एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया NERC में, ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट बनाया गया और 2015 में इसको क्लोज़ कर दिया गया, यानी कि दुनिया इसको एक्सटेंड कर रही है, पाकिस्तान ने इसको क्लोज़ कर दिया। इस वक्त आपकी दुनिया में ऑर्गेनिक की जो सी या नामियाती मवाद कहते हैं या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसका एरिया देखा जाए तो शायद वो 2 या 3% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी जो शेयर वैल्यू है वर्थ वाइज वो 10% तक पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? हमें अपने ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो, अगर हम अपनी ऑर्गेनिक मैटर को 2% पे ले जाते हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है, इसमें आपको 3 से 4 साल का 5 साल का अर्सा लग सकता है। आपको ज़मीन को कवर करना होगा, क्योंकि हम ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर हम ज़मीन में तैयार करते हैं, देते हैं, ज़मीन को फीड करते हैं सरमा के अंदर, मौसम सरमा में या बहार में, जैसे ही आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करता है आपका मौसम गर्मा में, तो ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाता है। इस वक्त हमें मल्चिंग करनी होगी, हमें कवर क्रॉप्स लगानी होगी, ताकि हमारी ज़मीन जो है वो ठंडी रहे, सूरज की तपिश से महफूज रहे, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी उसके अंदर पैदा हो गई है वो उसके अंदर इंक्रीज़ हो, उसमें आपके केंचुए हैं उनकी तादाद बढ़े, आपके माइक्रोब्स की तादाद बढ़े, आपके जो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं फास्फोरस के, नाइट्रोजन के, उनकी तादाद बढ़े, और वो ज़मीन को खुद ब खुद सेल्फ सस्टेन मॉडल पे आ जाए, वो खुद अपनी फसल के लिए ज़रखेज़ी पैदा करने लगे। सैम साहब, किसान किस तरह इसको अडॉप्ट कर सकता है? देखें, किसान के लिए किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है अपने नज़रियात में और अपनी प्रैक्टिसेस में। और किसान को जब आपने किसी भी नई टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाना है तो आपने उसके फाइनेंशियल जो से लॉसेस हैं उनको कवर करना होता है। अब जब आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में जाएंगे, नो टिल पे जाएंगे, तो पाकिस्तान में नो टिलिंग की मशीनरी नहीं है, तो आपको वो मशीनें किसानों को कम के सब्सिडी करके या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी होंगी। आपको उनको फर्मेंटर बना के देने होंगे, आपको उनको जो सी ये मुतबादल सोर्स है लाइफ स्टॉक को कैसे कन्वर्ट करना है, आपने बायोगैस का फार्मूला, ये सब चीज़ें लगानी होगी। उसके बाद आपने उनको बताना होगा कि बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन सी क्रॉप्स वो लगाएं और कौन सी क्रॉप्स की रोटेशन करें। ये सारी तालीम है, इस पर आपके एक्सपेंसेस आएंगे। इससे बढ़ के बात क्या होगी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी क्रॉप पैदा होती है उसकी आपकी मंडी फैक्टर बहुत काउंट करेगा। मंडी इस बात में तमीज़ नहीं करेगी कि आपने ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से बड़ी अच्छी सेहतमंद हेल्दी क्रॉप उगाई है और ये सिंथेटिक से हुई है। मंडी में गंदम का रेट रीजनरेटिव का भी 3000 रुपये मन होगा और सिंथेटिक का 3000 रुपये मन होगा, लेकिन रीजनरेटिव में जब फार्मर जाएगा उसको 4, 5, 6 साल का अर्सा चाहिए जिसके अंदर उसकी ज़मीन बहाल हो जाएगी। उस दौरान उसकी पैदावार, औसत पैदावार कम होगी। उस औसत पैदावार क्वालिटी में बेहतर होगी, खर्चा भी तो कम आएगा, खर्चा भी कम होगा, लेकिन फिर भी औसत पैदावार का 50% फ़र्क आ जाता है। खर्चा तो आपका 25% कम होता है, तो उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। इसमें क्या होगा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए गवर्नमेंट अदारों को इन्वॉल्व करे, प्राइवेट अदारों को, वो बाकायदा किसानों को इसमें फाइनेंस करें और उनकी पैदावार को, उनकी प्रोड्यूस को हेल्थ से रिलेटेड करके, जिस तरह आजकल डब्बा दूध का चला था, डॉक्टर्स की पूरी कैंपेन चली कि डब्बा दूध इस्तेमाल करें, आप खुला दूध इस्तेमाल ना करें, ठीक है, इसी तरह कैंपेन चलाई जाए। लेकिन वो तो एक कंट्रोवर्शियल कैंपेन थी, ये एक्चुअल कैंपेन होगी, हेल्दी कैंपेन होगी। उस तरह की कैंपेन लॉन्च की जाए, उसमें लोगों को बताया जाए, ऐसे लोग जो खुशहाल हैं कि ये गंदम जौन सी है इसके अंदर आपके कार्सिनोजेनिक नहीं है, इसमें आपके हैवी मेटल्स नहीं है, ये आपकी जो चावल है इसके अंदर आपके केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं हुआ, इसमें खाद नहीं डली हुई, ऐसे करके इसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो लोग इस वक्त आप देख लें पाकिस्तान में हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं लोग, खाएंगे लोग। देहात में जाएं आपको मिनरल वाटर मिलता है, तो ये एक कंसेप्ट की बात है। लेकिन जब तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इसमें नहीं होगी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बेस क्या होती है? हुकूमती इदारे। सुर्ख फीता आपको ख़त्म करना होगा, आपको उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी होगी, टैक्स सिस्टम बेहतर करना होगा, उनको रिबेट रिलीफ देना होगा। सैम साहब, अगर हुकूमत को हम माइनस करें तो फार्मर लेवल पे फार्मर क्या क्या चीज़ें कर सकता है कि वो खुद से ही ये इनिशिएटिव ले और रीजनरेटिव? देखिए, प्रोग्रेसिव फार्मर तो इस पर काम कर रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का 0.1% है, 1000 में से एक आदमी काम कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन वो चूँकि उसके भी अपनी फाइनेंशियल उसकी इंटरेस्ट हैं, तो ये करता है कि अपने 10% रकबे पे रीजनरेटिव कर रहा है और 90% पे वो अपना कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहा है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से क्या होगा कि हमारा 87.5% फार्मर है जो ना ब्रांडिंग कर सकता है, ना इन्वेस्ट कर सकता है, ना वो प्लानिंग कर सकता है, ना उसके पास इतनी सकत है कि वो किसी को अपनी चीज़ का इजहार मार्केटिंग कर सके। उसके लिए भी आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है। जी सैम साहब, बहुत शुक्रिया। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हमारे किसान भाई इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहें तो ऑर्गेनिक मार्केट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान में भी इवन है, तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को बड़ी कामयाबी से चलाया जा सकता है। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ज़मींदार से जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मॉडल का कामयाब तजर्बा करने के बाद इसे 500 एकड़ तक बढ़ाने जा रहा है।
दुनिया भर की तरह अब पाकिस्तान में भी शऊर आ रहा है कि जहरों की बजाय ऑर्गेनिक तरीके से काश्तकारी करें, खुद भी बचें और अपनी ज़मीनों को भी बचाएं। इस वक्त हम नईम साहब के पास मौजूद हैं, उन्होंने ट्रायल लगाया हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। उनसे पूछते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये हमने एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ है 2.5 एकड़ का। इसमें हर तरह की सब्जियां भी लगी हुई हैं, फल भी लगे हुए हैं। तो हम ज़्यादातर जो है ना इसमें पेस्टिसाइड्स तो यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बायो खाद है, ग्रीन सॉइल है, ब्लूम है, आमों पे जैसे ब्लूम लगाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा ये है कि एक तो जहर नहीं होता इसमें। तो जहर वाली चीज़ें तो मार तो देती हैं, मकसद ये आपके जो बैड जो इंसेक्ट होती है के साथ गुड इंसेक्ट भी मार जाती हैं। ठीक है ना, जैसे आपकी मधुमक्खी है, जो बीज हैं वो भी आपकी जो है ना मर जाती हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। मैंने यहाँ बीज भी पाली हुई हैं, ठीक है ना, और दरख्तों भी बीज लगी हुई हैं। बीज से फ़ायदा होता है कि पोलिनेशन होता है, इट्स अ नेचुरल पोल्यूशन। और आपको पता है कि अगर जिस दिन दुनिया में बीज ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमको ऑर्गेनिक को जो है ना वो आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम जो है ना जो नेचुरल तरीके से जो बैड इंसेक्ट्स हैं ना उनको कंट्रोल करें, ना कि उसके साथ हम अच्छी इंसेक्ट को भी मार दें। ठीक है, तो ये हमारा एम होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ। हाँ, इट इज़ स्लो एंड स्टडी, बट वी शुड गो स्लो एंड स्टडी। अच्छा, यहाँ आपने कितने एकड़ का प्लॉट लगाया जो आपने ट्रायल के लिए? ये तकरीबन 2.5 एकड़ का है। 2.5 एकड़। तो आपके ट्रायल कैसे रहे ऑर्गेनिक के ऊपर? नहीं, अच्छे रहे माशाल्लाह। सब्जियां भी अच्छी हुई है, फल भी अच्छे हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फिजिबल नहीं है पाकिस्तान में, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो इसलिए कहते हैं कि दे वांट फास्ट प्रॉफिट्स। ठीक है ना, तो प्रॉफिट्स तो फास्ट ले लेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन इसके बाद यू विल सफ़र दैट। सर, इसमें आपने किसी किस्म की जो कीमियाई खादें हैं वो नहीं डाली और कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की? नहीं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हम। ज़्यादातर ये नीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं छिड़काव के लिए। ठीक है ना, नीम ऑयल जो है ना बड़ा फ़ायदेमंद रहा है हमें। और बाकी जो पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो कैसे पूरी कर रहे हैं? वो तो आपकी बायो खाद इस्तेमाल करते हैं हम, और यहाँ की सॉइल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर खाद सेक्टर को सालाना 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दे रही हैं। दुनिया भर में जहां कीमियाई खादों के कारखाने लगते हैं, वही कुदरती खाद बनाने के कारखाने भी लगाए जाते हैं ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल रखा जा सके। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमत का जोर सिर्फ कीमियाई खादों पर ही है। पाकिस्तान में किसी ऐसे मंसूबे को हुकूमती सपोर्ट हासिल नहीं है जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल किया जा सके। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सॉइल रीजनरेशन यानी ज़री ज़मीन की ज़रखेज़ी के मुख्तलिफ मॉडल्स चलाए जा रहे हैं। मॉडल का चुनाव इलाके और ज़मीन की साख्त के ऊपर मुनहसर होता है। किस इलाके में कौन सा मॉडल कामयाबी से चलाया जा सकता है, आइए आपको इसकी तफसील बता दूं। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का पहला मॉडल मुस्तकिल बेड्स बनाकर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत उसके ऊपर फसलें काश्त करना है। इस बेड का साइज 42 इंच है, जो किसान अपने अपने इलाकों के हिसाब से बदल भी सकते हैं। ये जो बेड हम देख रहे हैं ये 42 इंच का है और इसके साथ 12 इंच एक खाली बनाई गई है पानी के लिए। उसके साथ दोबारा 42 इंच का बेड है और उसके साथ दोबारा पानी के लिए वाटर चैनल दिया गया है। इसी तरह आप दूर तक देखें तो आपको इसी तरह के बेड्स ही नज़र आएंगे और ये बेड परमानेंट बेड है। इसके ऊपर दोबारा हल नहीं चलेगा, मशीन के ज़रिए इसके ऊपर बुआई होगी और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता जो लेफ़्ट ओवर है फसलों का वो इस ज़मीन का हिस्सा बनता जाएगा, जिससे इसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा। मुस्तकिल बेड्स बनाकर काश्तकारी ऐसे इलाकों में कामयाब होती है जहां जमीन रेतली ना हो। मट्टी में रेत की परसेंटेज 50 से 60% के दरमियान हो। मुस्तकिल बेड्स पर काश्तकारी के लिए सबसे पहले आपको अपनी जमीन का हार्ड पैन यानी सख्त तह का मुआयना करना होता है। इसके लिए आप जमीन में गड्ढा खोदेंगे और जहां नरम मट्टी शुरू हो जाए वहीं तक आपका हार्ड पैन है। इसके बाद सिंगल फाले वाली हल को हार्ड पैन की गहराई तक चलाया जाता है।
ताकि जमीन नरम हो जाए। ऐसा करने से पौधे की जड़ें जमीन में अच्छे तरीके से फैलेंगी और खुराक का तरसीली अमल तेज हो जाएगा और जमीन का एरेशन सिस्टम ठीक काम करेगा। इसके बाद जमीन को लेजर लेवल कर लें। लेजर लेवल के बाद मखसूस मशीन जिसे बेड शेपर कहते हैं उससे 42 इंच के बेड्स तैयार करें। बेड शेपर मशीन ना होने की सूरत में खेलियां बनाने वाली हल के दरमियान सुहागा लगाकर भी ये काम किया जा सकता है। बेड्स तैयारी के बाद जीरो टिलेज प्रिसीजन प्लांटर या हाथ वाली छोटी मशीन से बीज काश्त करें और ऊपर से पानी लगा दें। इसके बाद किसी भी नामियाती मादे से बेड्स को ऊपर से कवर कर दें यानी मल्चिंग कर दें। इस मल्चिंग से जमीन में नमी बरकरार रहेगी और पानी की भी बचत होगी। मौसमी शिद्दत का जमीनी हयातियात को नुकसान नहीं होगा यानी सॉइल बायोटा महफूज रहेगा। इस मल्चिंग से जड़ी बूटियों के उगाव में भी खातर ख्वाह कमी वाक़ई होगी। ये सब मेहनत सिर्फ एक बार करने की जरूरत है। फसल की कटाई के वक्त अनाज बर्दाश्त कर लिया जाएगा, जबकि बाकियात को कुतरा मशीन के जरिए इसी बेड पर कुतर कर डाल दिया जाएगा और बगैर हल चलाए जीरो टिलेज मशीन से दोबारा बीज बो दिया जाएगा और ये सिलसिला इसी तरह साल हर साल चलता रहेगा और यूं 2 से 3 साल तक जमीन की जरखेजी बहाल हो जाएगी। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का दूसरा मॉडल प्लेन जमीन पर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत काश्तकारी करना है। ये मॉडल भी पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से चल रहा है। इस मॉडल के तहत एक बार गहरा हल चलाकर जमीन लेजर लेवल कर ली जाती है, मतलूबा बीज काश्त कर दिया जाता है और फसल तैयार होने पर अनाज काट लिया जाता है, जबकि फसल की बाकियात जमीन पर ही कुतर कर डाल दी जाती है और फसल की बाकियात से जमीन को ढांप दिया जाता है। यही फसलों की बाकियात वक्त गुजरने के साथ ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील होती रहती है और हर बार हल चलाए बगैर जीरो टिलेज मशीन से बीज काश्त किया जाता है। फ्लैट जमीन पर जीरो टिलेज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मॉडल पाकिस्तान में हर जगह लागू किया जा सकता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस जमीन पर गुज़श्ता 6 साल से हल नहीं चलाया गया, यानी यहाँ जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत काश्तकारी की जा रही है और इस ज़मीन का रंग और इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। सुल्तान भट्टी साहब से इस बारे में मज़ीद जानते हैं कि ये क्या मॉडल है और इसकी क्या अफादियत है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि 6 साल और हल नहीं चलाया, इसमें ये कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बात मानने में तो नहीं आती। हमारे जो फार्मर है जिनको ये नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू में लगता था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ हमने थोड़ा सा डिटर्मिनेशन करनी है कि हमने एक इरादा करना है कि हमने करना क्या है। ये वो लोग नहीं कर रहे जिनको नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि हमने सिर्फ बाज़ार से 3, 4, 5 बैग लेने हैं, नाइट्रोजन के DAP के बैग्स लेने हैं और हमने फसल को डालना है और ये फसल हमारी हो जाएगी तो बस हम घर चले जाएंगे, हमारी पैदावार जो है मतलूबा वो हमें हासिल हो जाएगी। जबकि उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वो फर्टिलाइज़र डाल के पैदावार में तो इजाफा कर रहे हैं, मगर ज़मीन का जो सत्यानाश कर रहे हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं पता। अगर उनको इस बात का इल्म होता तो वो कभी भी अंधाधुंध जो खादों का इस्तेमाल है उससे वो गुरेज करते हैं। सर, इस वक्त आप जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी यानी बगैर हल चलाए काश्तकारी कर रहे हैं, तो हमारे किसानों को बताएं कि वो ये मॉडल किस तरह अपने फार्म पर अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले उन्हें इसके मुतालिक मालूमात होनी चाहिए, फिर उन्हें कुछ 1 या 1 से 2 अदद तक आप कह लेंगे उन्हें कुछ ऐसे आलात चाहिए जिनकी मदद से वो ये मुकम्मल तौर पे मॉडल जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। यानी एक इसमें नो टिल सीडर की ज़रूरत होती है। ठीक है, नो टिल सीडर मतलब जिसको मार्केट में हैप्पी सीडर भी कहा जाता है। जैसे हैप्पी सीडर है, पाक सीडर है, बस उनमें थोड़ी बहुत रीमॉडिफिकेशन करना पड़ेंगी और वो बिल्कुल मतलब हाई लोड जो रेजिड्यू है यानी फसलों की जो भारी बाकियात हैं उनमें भी वो आपकी बिजाई कर देंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन से आलात? एक हैप्पी सीडर हमें चाहिए, उसके अलावा ये जो आपने ऊपर मल्चिंग की हुई है, जी जी, ये मल्चिंग कैसे हुई है ये ज़मीन के ऊपर? ये एक तो मल्चर मशीन होती है बाकायदा तौर पे, एक मल्चर मशीन इसे कह लें कि वो जो ऊपर लूज स्ट्रा और स्टबल जो वो बाकियात पड़ी होती हैं उनको वो चॉप कर देता है और ज़मीन को नंगा नहीं रहने देता।
उसको ढांप देता है इन बाकियात से। मिसाल के तौर पे हमने चावल का ऊपर वाला हिस्सा काट लिया और बाकी को ज़मीन के अंदर काट के डाल जी बिल्कुल ऊपर बिछा देना। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें इनकॉर्पोरेशन यानी ज़मीन के अंदर मिक्स नहीं किया जाता, इसको ज़मीन के ऊपर बिछाना होता है आपने, बिल्कुल इंटैक्ट होती है ज़मीन नीचे से ना। ठीक है। इसी तरह आपने जब चावल की फसल लगानी है तो उसी सीडर की मदद से आपने स्लाइटली पंक्चर करना है ज़मीन को, उतनी जगह आपने डिस्टर्ब करनी है जहाँ पे आपने प्लांट लगाना है, जहाँ पे आप चावल की नर्सरी का जो पौधा है उसको मुंतकिल कर। जब अपनी गंदम की कटाई करते हैं वो बेशक वो अगर भूसा बनाना चाहते हैं, उसको मार्केट में बेचना चाहते हैं तो बेच लें, मगर उसमें बाद में हल ना चलाएं, उसको यूं ही पड़ा रहने दें। जैसे उनका सीज़न नज़दीक है, अगर वो मोटी अक़साम की जो धान है उसको काश्त करना चाहती हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो पहले होगी, तो उस तक भी आप उसको रहने दें, बस पानी लगाएं और उसको वत्तर आने दें। जब वो वत्तर आ जाएगी उसमें वही झरियाँ लगा के, जिस तरह गंदम की वो बिजाई करते हैं उसी तरह झरियाँ लगाएं, और झरियाँ लगाने के बाद उसको हल्का सा पानी दें और लेबर को कहें उन झरियों में वो जो अच्छा, इसमें पौधे मुंतकिल कर दें। कितने फ़ीसद पानी की बचत होती है इस सिस्टम में, क्योंकि हमारा जो सबसे इस वक्त वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो चावल है? जी मैं आपको ये बता सकता हूँ, इसका बाकायदा तो कोई किसी पैमाने या कुछ उस हिसाब से जो अदाद शुमार या जो आप कह लें एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है, फिर आपको पानी बढ़ाना पड़ता है, फिर घटाना भी पड़ता है। ओवरऑल मैं अगर आपको बता सकता हूँ तो वो ये है कि तकरीबन 30% के लगभग जो है वो श्योर है कि वो आप पानी की बचत इसमें कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर वो मौसम के अकॉर्डिंगली, अगर टेम्परेचर इतना हाई ना हो तो आप पानी देने के दौरानिए को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त फसल है गंदम की, ये आपने चावल की फसल की कटाई के बाद लगाई? जी बिल्कुल। तो इसका क्या तरीकाकार था? इसका तरीका ये है कि मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि मैंने आज तक ये 8-9 सालों में तकरीबन 8 किस्म के वेरिएंट्स मुतारफ़ करवाए। अभी जिस खेत में हम खड़े हुए हैं ये है लाइन सोइंग, हम इसको लाइन सोइंग बोलते हैं। ये जैसे ही हार्वेस्टर जो चावल की फसल है उसको काट के बाहर निकलता है, हम उसी में इसकी डायरेक्ट एज इट इज़, बग़ैर मतलब किसी मतलब अगाड़ पे छाड़ के, वो पराली जिधर पड़ी हुई है उधर ही उसी को प्रोसेस कर देते हैं। उसी में सिंगल पास की मदद से हम बीज की जो है वो बिजाई कर देते हैं उसी वत्तर के साथ। उसी वत्तर के साथ, यानी कोई हाल नहीं चलाया, कोई हाल ज़मीन तैयार नहीं की, कुछ भी तैयार नहीं किया। एज इट इज़ हार्वेस्टर बाहर निकली, आपने अपने सेट को इसमें दाखिल किया, उसके पीछे एक नो-टिल सीडर है। मेरे पास ज़्यादातर जो सीडर है वो ही मैं ये पाक सीडर या हैप्पी सीडर आप उसको कह लें, लेकिन उसको मैंने खुद से रीमॉडिफाई किया, ये यूँ समझ लें कि रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है, और वो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। आपकी ज़मीन इस वक्त नरम हो चुकी है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 3% तक जा चुका है, इसलिए इस तकनीक के तहत यहाँ गंदम उग गई। क्या आम किसान अगर लगाएगा तो उग जाएगी? जो नया फार्मर इसको अडॉप्ट करेगा वो बेशक अपना वही प्लान रखे जो उसका खादों का प्लान है, मगर मैं इतना ये बता दूं कि वो पहली दफ़ा जब इसके ऊपर मुंतकिल होगा तो तकरीबन 1/3 जो है ना वो उसमें कमी आ सकती है। ओवरऑल अगर देखें, जब आपकी सॉइल रीजनरेट हो जाए तो क्या हम 70 से 80% एक्सपेंस कट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल लाजमी तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो फील्ड ऑपरेशन पे अखराजात आ रहे हैं ना, वो तो पहली स्टेज पे ही आपके कम हो जाए। यानी 10 से 15 हज़ार रुपये हमारी जब गंदम लगाते हैं तो उसकी ज़मीन की तैयारी पे खर्चा आता है। तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार लग जाता है। जब हम साइंसदानों से मिलते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है हमारे सवाल का, वो कहते हैं छोटे स्केल पे मुमकिन है, बड़े स्केल पे ये काम नहीं हो सकता। तो आप इस वक्त कितने एकड़ पे ये रीजनरेटिव का काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 80+ जो एकड़ है उसके ऊपर ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, और तकरीबन 8 साल का अरसा जो है इसको होने वाला है। तो ये तो देखने वाली बात है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मैं मतलब एक आधे एकड़ पे करके तो उसको मतलब फोकस करके तो मैं ये सारा कुछ अपलोड करता हूँ या इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो 80+ एकड़ बहुत ढेर सारा रकबा है। यानी 80 एकड़ पे हो सकता है, तो इसका मतलब है हज़ारों लाखों एकड़ पे भी हो सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तो शायद मेरी बात मुश्किल हो जाए, ये जो हमारे पाकिस्तान में हमारी जो तलब है ना डीज़ल की, आप सोच नहीं सकते कि अगर इसको लाजमी करार दिया जाए, इसके ऊपर हमारे जितने इदारे हैं वो मुत्तफ़िक होकर इसको मॉनिटर करें, इसको देखें और इसको ऑब्ज़र्व करें, इसका मुशाहदा करें, और पूरे पाकिस्तान में अगर वो इसका इतलाक़ करते हैं तो आप की सोच है कि आपकी जो डीजल की तलब है उसमें कितनी कमी आ सकती है। अच्छा, आपने इदारों की बात की, मुझे ये बताएं कि हमारे जो सॉइल साइंटिस्ट हैं
बड़े बड़े इदारों में और बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं, जी जी वो क्या कर रहे हैं? जी देखें, हमारे लिए वो मोहतरम है, ये मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक भी करता हूँ कि उनके पास जो टैलेंट है वो बिल्कुल उसकी कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गिला समझ ले, माजरत से मैं उनसे करूँगा कि वो ज़्यादातर अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर या लैब के अंदर, वो हम लोग चाहते हैं कि हमारा और उनका चोली दामन का साथ है, वो बाहर आएँ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, मतलब बड़े पैमाने पे जो हमारे खेत हैं उनके ऊपर हमारे साथ मिल के काम करेंगे, बड़े स्केल पे काम करें। पाकिस्तान में जो गैस के ज़खायर हैं वो कहा जा रहा है कि और 10 साल में तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे अगर कोई नई डिस्कवरी नहीं होती। तो उसके बाद तो जो नाइट्रोजन का एक बैग है वो अब हमें 3000 का मिल रहा है, फिर 10,000 का मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं आइंदा 10 साल तक पाकिस्तान की ज़राअत कहाँ खड़ी होगी? अगर यही चलता रहा जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं तो यूँ समझें कि वो दिन दूर नहीं है कि तबाही की तरफ हम लोग जो हैं चले जाएंगे। और हमारा जो फार्मर है वो तो पहले से ही मतलब तबाह हाल उसकी सूरत हाल है। तो अगर वो इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेगा या अपने जो पुराने तरीक़ेकार को रीवैल्यूएट नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कि तबाही के सिवा और कुछ भी नहीं है। सर ज़रा सॉइल स्ट्रक्चर दिखाएं। मैं अपने किसान भाइयों को यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ 3 रोज़ कबल बारिश हुई है और साथ वाले खेतों में पानी खड़ा है, 3-3, 4-4 इंच खड़ा है। और इस ज़मीन में जहाँ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की गई हैं वहाँ हम ज़मीन के ऊपर बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल सिर्फ नमी मौजूद है मट्टी में और पानी खुश्क हो चुका है। जी सर। बिल्कुल, इसमें देखें आप ऐसे भी करेंगे तो ये क्लस्टर बने हुए आपको नज़र आएंगे। यानी इतनी संडे को बारिश हुई और अभी से ये पोजीशन देख लें कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें किस कदर इजाफा हुआ। और ये पूरा स्टबल जो है अगर मैं ऊपर से खींचूँ तो तकरीबन ये एक ऐसे ऊपर से टूट के आएगा और ये नीचे तकरीबन 1 फुट से लेके 1.5 फुट तक इसकी ये जो रूट्स हैं ज़मीन के अंदर पेवस्त होती हैं। यानी ज़मीन नरम होने की वजह से रूट्स नीचे गई और जितनी रूट्स नीचे जाएंगी उतना ही पौधा अच्छी खुराक हासिल करेगा और हेल्दियर होगा और सेहतमंद होगा और आपकी पैदावार में इजाफा होगा। सर नॉर्मल कलर जो है वो ज़मीनों का ये चॉकलेटी ब्राउन या ब्लैकिश नहीं होता? जी बिल्कुल। इसका मतलब है इसमें जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये अंदाज़ा लगा लेंगे इसकी जो हालिया जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3.8% इसमें ऑर्गेनिक मैटर है और 6.07 इसकी पीएच है। आइडियल इसकी पीएच है और 6.5 आइडियल। जी बिल्कुल, इसकी ये पीएच लेवल है इसका। और बाकी ये सारी ऐसे ही है जैसे स्पॉन्जियर सरफेस है, ये सारी इस तरह ऊपर मल्च हुई पड़ी है और ये नीचे आप जैसे धूप निकल रही है। अच्छा सर, जो लास्ट ईयर हमने लेफ्ट ओवर छोड़ा था फसल में वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल, वही वजह है ना। इसमें देखें ये 0.7 से ऊपर 3.8% पे कैसे गया। हर साल की जो फसलों की बाकियात थी उसको इसी तरह मैनेज किया गया। हालांकि मैं जब वो कटती है हमारी वीट की जो फसल है उसको हम मल्चर के साथ जो पीछे स्टॉप पड़ा होता है ना, मैं इसकी तूड़ी नहीं बनाता, मैं उसी को ऊपर मैनेज कर देता हूँ, उसकी मल्च कर देता हूँ। और जब तक तैयारी नहीं होती धान की फसल की तब तक हम, अगर हमें अवेलेबल हो पानी, नहरी पानी उस वक्त तकरीबन फ्री होता है तो हम इसको पानी लगा देते हैं। जी सर, हमारे किसानों को ज़रा बताएं कि अगर वो ये मॉडल अप्लाई करना चाहें तो कौन से 2-3 आसान से स्टेप्स हैं जो करके ये मॉडल अपने फार्म पे अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो सबसे पहले ये इरादा कर लें कि मैंने हल नहीं चलाना। जब वो ये इरादा कर लेगा कि मैंने हल नहीं चलाना तो समझ लें कि उसने इब्तिदा जो है इसकी वो कर डाली। उसके बाद उसको एक नो टिल सीडर और एक मल्चर चाहिए बस। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। खुशाइंद बात है कि अब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी किसानों ने रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी इस पर जल्द अज जल्द कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करे। पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि किसानों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल किया हो। आइए आपकी मुलाकात एक कामयाब किसान से करवाते हैं। रीजनरेटिव फार्मिंग में ऐसा है कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ें मोस्टली अपनी ज़मीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें बायोचार है, कंपोस्ट है, जो हम अपनी जितनी भी यहाँ की बाकियात होती हैं फसलों की हम उनसे तैयार करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, हम उसको भी अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कवर क्रॉप्स भी लगी हुई हैं। जब भी हमारी ज़मीन के औकात में ज़मीन में गैप्स आते हैं तो हम उसमें ये अपनी कवर क्रॉप्स लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे
अगर हमारे गन्ने की फसल ख़त्म हो जाती है, उसमें अगर 2-3 महीने का गैप आ जाता है, तो हम अपनी कवर क्रॉप्स लगा देते हैं। उसके बाद उनकी ग्रेजिंग करवाते हैं, ग्रेजिंग करवा के उसके बाद हम अपनी ज़मीन तैयार कर लेते हैं और अगली फसल लगा देते हैं। अब रीजनरेटिव में बात करें तो हमारी रीजनरेटिव में जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट, बायोचार, ये हम सारी चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी ज़मीन के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनकी बढ़ोतरी होती है। और हमारी ज़मीनों के अंदर जब इन चीज़ों की बढ़ोतरी होती है तो हम जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से हट के हम अपनी जो चीज़ें बनाई हुई हैं, जिस तरह वर्मी कंपोस्ट है, बायोचार है और इसी तरह से कंपोस्ट है, उनको इस्तेमाल करके हम अपनी यील्ड को बढ़ाएं। आप देख सकते हैं कि हमारी कवर क्रॉप लगी हुई है। कवर क्रॉप इसमें ऐसा है कि जब भी हमारी फसल ख़त्म होती है गन्ने की तो तब हम ये कवर क्रॉप्स लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमारी फसल ख़त्म हुई उसमें अगर 2 महीने का 3 महीने का गैप आ जाता है तो हम ये कवर क्रॉप्स लगा देते हैं। कवर क्रॉप्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसमें हम वीट, अल्फ़ाल्फ़ा, इसी तरह से हम टर्निप हो गया, कुछ वेजिटेबल्स होगी, इस तरह से सीड्स मिक्स करके हम ये कवर क्रॉप्स लगा देते हैं। अब इसमें हमारे लिए फ़ायदा क्या होता है, हम इनको जानवरों को ग्रेज़ करवाते हैं, जानवर इसको चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब ये हमारी फसल ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम इसको पूरी की पूरी फसल को ज़मीन के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी, ज़रख़ेज़ी ये बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि यहाँ पे हमारी ये ज़मीन पहले बिल्कुल बंजर थी, यहाँ पे टिब्बे टीले थे और प्योर सैंड थी, रेत थी। अब हमने इस ज़मीन को रीजनरेट किया है, इसको ट्रांसफार्म किया है हम अपनी चीज़ें ऐड करके। हमने इसमें कंपोस्ट ऐड की, हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट और इसी तरह से हमारे पास जो बायोचार है हमने उसको इसमें ऐड किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन जो है काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है। अब यहाँ पे आप ज़मीन का कलर भी देख सकते हैं, इसकी रंगत भी देख सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक चेंज हो गई है और इसमें हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि इस तब्दीली की वजह से, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारी जो इनपुट्स हैं, जो खादें हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शोबा हर जगह पर हुकूमती सरपरस्ती में ही काम करता है, मगर दीगर शोबों की तरह पाकिस्तान में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर भी काम नहीं हुआ। इसीलिए मुख्तलिफ किसानों ने, मुख्तलिफ माहिरीन ने अपनी मदद आपके तहत काम किया। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यानी ज़राअत बराए बहाली ज़मीन, इसकी तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कीमियाई खादों की। जब कीमियाई खादों का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो ज़राई माहिरीन ने इस बात को भांप लिया कि ये केमिकल जमीन को नुकसान पहुंचाएंगे। 60 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में बेड्स पर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया गया था और इसकी मतलूबा मशीनरी भी तैयार कर ली गई थी। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर ऑस्ट्रेलियन माहिरीन की लिखी हुई किताबें आज भी दुनिया भर में किसानों की रहनुमाई कर रही हैं। पाकिस्तान में भी हालिया चंद सालों के दौरान रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर माहिरीन ने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू कर दिया है। कराची के अदनान ज़हरी ने ज़मीनी हयातियात की तादाद बढ़ाने के लिए एक खास महलूल तैयार किया है। आइए तफसील जानते हैं। इस सॉल्यूशन को बहुत सिंपल बनाना है, उसके लिए जो हमने 5-7 साल इसके ऊपर काम किया है और वो सबसे जो पहला स्टेप हम करवाते हैं किसान को, कहते हैं कि आप बैक्टीरिया कल्चर यूज़ करें। बैक्टीरिया कल्चर इसका हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि है ही इसके अंदर बैक्टीरिया जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेचर में बैक्टीरिया जो हमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल सोर्स है वो गोबर के अंदर हमने बैक्टीरिया लेने होते हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने उसमें से कोई गलाना है, सड़ाना है, वो गोबर डालना है, नहीं, हमने बेसिकली उसके अंदर से बैक्टीरिया को लेके और मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो उसके लिए बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बैक्टीरिया कल्चर बनाना है। 1 एकड़ पे जो है वो एवरेज आप 1 ड्रम 200 लीटर का ले लें और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अपने फर्मेंटर बना लें, टैंक्स बना लें। लेकिन उसमें भी बहुत सारे किसान जो है वो गलती ये करते हैं कि उसको सनलाइट खुला छोड़ देते हैं। वो सनलाइट जो है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक होते हैं और सनलाइट उसको डेड करती है। तो आपने क्या करना होता है कि जो भी आप टैंक्स बनाएं या जो भी चीज़ लें तो उसको आप हवादार रखें
लेकिन उसके ऊपर साया रखें ताकि सनलाइट डायरेक्ट ना जाए, नंबर 1। नंबर 2 उसका असूल ये है कि इसके अंदर गोबर ले लें, जो जिसमें अरबों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वो हम 20 किलो गोबर लेते हैं। अच्छा, पानी कितना ड्रम में होना चाहिए? ये 1 एकड़ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो 1 एकड़ वाला किसान है वो अपना बनाना चाह रहा है ये वाला बैक्टीरिया का कल्चर, तो उसको कितने लीटर वाला ड्रम चाहिए? देखिए 1 एकड़ के लिए 200 लीटर मिनिमम ड्रम जो है ना, हमें 200 लीटर का चाहिए होता है, ठीक है। और 200 लीटर वाले ड्रम को आपने इसको कंधी पे ही रखना है और वहीं इसको फर्मेंटेशन करनी है, यानी उस नक्के पे रखना है जहाँ से पानी गुजर रहा है। और उस पे आपने करना ये है कि उसके लिए 20 किलो फ्रेश बिल्कुल देसी गाय का गोबर आपने लेना है और 20 किलो ताज़ा। अगर गाय का ना मिले तो फिर भैंस का ले लें, भैंस का ना मिले तो फिर वो एक्सटर्नल आपके पास जो भी सोर्स है। 2 किलो बेसन लेना है। बेसन प्रोटीन का सोर्स होता है, बैक्टीरिया जो है प्रोटीन इंटेक करते हैं और वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं। और जो उसके साथ हमने गुड़ लेना है। गुड़ बेसिकली जो है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो आपने गुड़ लेना है। भी ले सकते हैं और अगर किसी के पास अवेलेबल है तो शीरा राब भी शीरा सबसे बेस्ट है। अगर आप शुगर मिल्क का जो अगर आप बड़ी ज़मीनें हैं आपके पास तो मोलासिस ले लें, वो आपको 20 रुपये 30 रुपये किलो पड़ता है और वो सस्ता भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। ये 1 मुट्ठी आपने जो है इसके अंदर, यानी इसमें जड़ें होनी चाहिए, जड़ें ना भी हों तो बस मिट्टी हो जो नमी होती है जिसके अंदर थोड़ी सी, तो वो आपने इसके अंदर ये ऐसे ऐड कर देनी है। मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा ठीक है, ये आप कितने दिन रखना है ऐसे? इसको सर्दियों में आप 10 से 12 दिन रखें और गर्मियों में ये 8 दिन में तैयार हो जाता है। सेकेंडली ये है कि ये वो चीज़ है जिसके हमने मुख्तलिफ जगह ट्रायल्स किए हैं, ऐसी ज़मीनों पर ट्रायल्स किए हैं जिसमें कभी कोई चीज़ नहीं उगती थी। किसी की ज़मीन अगर कलराटी है तो इससे बेहतर कोई सस्ता और बेहतर कोई इलाज नहीं। सर ये इससे थोड़ा सा ऊपर आपने जो है इसका जो वॉल लगाना है और इस वॉल को जो है आपने पानी की खाली पे रखना है। अदनान साहब, हमारा सलूशन तैयार हो गया, इसके फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे ये हैं कि जब इसको सॉइल में छोड़ा जाता है तो जितना भी आप देखते हैं कि सॉल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल्स की वजह से बॉन्डिंग्स हो जाती हैं, जो केमिकल्स खादों की वजह से बॉन्ड्स हो जाते हैं। आप देखें क्रैक्स पड़े हुए होते हैं ज़मीन पे, हार्ड पैन हो जाता है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं ना, तो वो सारा का सारा सॉल्ट्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, इन सब को जो है तोड़ फोड़ का अमल शुरू करते हैं और वहाँ अपनी आबादी बनाना शुरू करते हैं। और वो एक सॉइल इंजीनियर्स होते हैं, आप कह लें कि वो पूरी सॉइल को रीबिल्ड करते हैं ज़मीन के अंदर, क्योंकि उनका अल्लाह ताला ने वो फंक्शन ऐसा रखा है कि किसी का काम क्या है, किसी का काम क्या है। आपको किसी भी जगह से अर्थवॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ये फार्मूला अपनी ज़मीन पे रखते हैं हर पानी पे, तो 4 से 5 महीने में अगर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ नहीं करते तो आप अर्थवॉर्म्स जो है वो इसी फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ इदारों की तरफ से किसान को कंफ्यूज कर दिया गया है कि कम खाद से या खाद के बगैर अच्छी पैदावार नहीं ली जा सकती, जबकि किसानों को ये नहीं बताया जा रहा कि खादों के मुसलसल इस्तेमाल से ज़मीन एक दिन आएगा कि खादों के साथ भी पैदावार नहीं देगी। और इस तरह की मिसालें दुनिया में हो चुकी हैं और खुदा ना करे अगला नंबर पाकिस्तान का हो। पाकिस्तान में आज तक जमीन की बहाली का कोई भी अमली मंसूबा शुरू नहीं किया गया। अगर अब भी हुकूमत ने संजीदा इक़दामात न किए तो आइंदा नस्लों को हम जमीन नहीं बल्कि खाक मुंतकिल करके जाएंगे, जिसमें पैदावार नाम की कोई चीज नहीं होगी। पाकिस्तान में मुसलसल गैर जरखेज होती हुई जमीन हम सब के लिए अहम मसला होना चाहिए।